टीएनपीएल 2025 के अंदर मैच नंबर 14 जो कि खेला जाएगा डिंडीगुल ड्रैगन जो कि टीम ऑलरेडी 3 मुकाबले खेल चुकी है, 2 जीती है, 1 केवल हारी है। वहीं पर दूसरी टीम होगी चेपॉक सुपर गिरीज की। इसने अपने 3 के तीनों मुकाबले जीते हैं, चाहे इनको पहले बैटिंग करनी हो चाहे सेकंड बैटिंग करनी पड़ी हो, सारे मुकाबले इन्होंने जीते हैं वन साइडेड। और इस टीम ने दिखा दिया कि इस टूर्नामेंट की क्यों ये टॉप की टीम है और फिलहाल पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 पर बनी हुई है। और ये दोनों टीमें जब आपस में पहली बार इस सीजन के अंदर टीएनपीएल 2025 में मैच नंबर 14 में भिड़ेंगी 16 जून को शाम को 7:15 पर एससीएफ क्रिकेट ग्राउंड के उसी मैदान पर जहां पर अभी तक ये वीडियो बनाए जाते वक्त 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हालांकि 2 और मुकाबले संडे का डबल हेडर होगा, उसमें भी हमको कुछ रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, पता भी चलेगा पिच के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको देखने की अब जरूरत बची भी पड़ी है, क्योंकि अभी तक के जो तीनों मुकाबले खेले गए हैं सिमिलरली तीनों मुकाबले यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने वन साइडेड मैचेस जीते हैं। जहां पर पहले वाले मैच में 177 का स्कोर चेज हुआ, 4 विकेट से मैच को जीता गया। सेकंड मैच के अंदर 144 का स्कोर चेज करना पड़ा, चेपॉक सुपर गिरीज की टीम को उन्होंने 8 विकेट से मैच को जीता। और ये जो लास्ट वाला मैच है ये तो पूरी तरह से वन साइडेड था, यहां पर 150 का स्कोर खड़ा किया सीचे मदुरई पैंथर्स की टीम ने, लेकिन उसको डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम ने केवल 13वें ओवर में जाकर के 151 रन बना करके 1 विकेट पर, जहां पर शिवम सिंह ने शानदार 80 प्लस की इनिंग खेली। 49 रन की पारी कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने खेली और केवल 13वें ओवर में जाकर के इस मैच को जीत लिया, जहां पर पहले 6 ओवर के अंदर ही 77 रन बना दिए थे बिना कोई विकेट गंवाए। और इवन इसके पहले के भी पावर प्ले के ओवर्स अगर आप देखें तो केवल ये पहले वाले मैच के अंदर सेकंड इनिंग के पहले 6 ओवर में थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई पड़ी थी जो सलेम स्पार्टन्स की टीम थी उनको बैटिंग करने। हालांकि पिच के अंदर ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ओवरऑल किसी भी मैच के अगर आप पावर प्ले के ओवर्स को उठा करके देख लें, चाहे वो पहली इनिंग का हो चाहे सेकंड इनिंग का हो, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि तेज गेंदबाजों को कोई स्पेसिफिक हेल्प हो। हाँ, कोई गेंदबाज स्किलफुल है तो वो जरूर वहां पर उस मदद निकाल पाता है, क्योंकि सेकंड इनिंग के अंदर जो स्कोर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं वन साइडेड, उसका रीजन वही है जो हमने कोयम्बटूर के पहले 8 मैचेस में देखा था कि काली मिट्टी की पिच देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर हल्के हल्के क्रैक्स भी हैं, लेकिन घास भी जो थोड़ी बहुत उस पिच को बाइंड करके रखती है। लेकिन जो काली मिट्टी की पिच का नेचर हमने शुरुआत के टूर्नामेंट के मुकाबलों में देखने को मिला था ना, वहां पर भी स्कोर चेंज हो रहे थे लगातार, तो वो वहां पर स्कोर को चूंकि दिन भर धूप पड़ती है, अच्छी खासी पिच के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, तो जब बल्लेबाज शॉट खेलने जाते हैं तो गेंद हल्की सी फंस के बल्ले पर अगर आई तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेटें गिरती, इसी वजह से ज्यादा रन यहाँ पर बनते दिखाई नहीं पड़े हैं। और वही टीम यहाँ पर 170 या उसके प्लस का स्कोर खड़ा कर पा रही है जिसके बैटर्स टेक्निकली वेल इक्विप्ड हैं, या सामने वाली टीम के बॉलर थोड़े से कमजोर होंगे। तो ये ऐसा क्या है आज के इस मैच के अंदर वो भी हम देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि पहली इनिंग के अंदर शॉट्स खेल करके अगर आप स्ट्रोक लगाने जाएंगे और रन बनाने जाएंगे, एक्सीलरेट करने रन रेट को अपने, तो वो मुश्किल यहां पर होता है। लेकिन सेकेंड इनिंग के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, एयर मॉइस्चर के पिच के ऊपर जाने की वजह से पिच जो हल्की सी स्किडी इन नेचर हो जाती है, मतलब और भी ज्यादा फ्लैट हो जाती है और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग के लिए और आसान होती चली जाती है। ये कुछ उसी तरीके का इफेक्ट है जो कि ड्यू पड़ने की वजह से होता है। हालांकि ड्यू आपको पता है आउटर फील्ड्स पर पड़ता है, लेकिन ये जो आपको मैं इफेक्ट बता रहा हूं पिच की होती है जिस पर बल्ले पर गेंद और आसानी से आती है, और इसी वजह से सेकंड इनिंग के अंदर स्कोर कर पाना और आसान हो जाता है। और सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा कि इन तीनों मैचेस में जो तेज गेंदबाजों को 22 विकेटें मिली है ना, उसमें से 17 विकेटें पहली इनिंग के ही अंदर है। स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी वजह से जो टीम यहाँ पर मैच जीतना चाहेगी वो टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करना ही चाहेगी। तो जो भी पिच के बारे में फर्दर यहाँ पर हमारे पास अपडेट्स होंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, और इवन पिच की पिक्चर वगैरह मिलेगी तो वो भी शेयर कर दूंगा। बाकी पिच रहने वाली वैसे ही है जैसा आपको ने बताया, और इसके साथ साथ जो फाइनल टीम बनेगी आज के इस मैच की वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है दोनों जगह पर आपको मैंने दे दिया है, तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, वहां पर आपको सभी मैचेस की टीमें मिलती रहती हैं। फिलहाल यह है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम की, जहां पर शिवम सिंह ओपन करते हैं रवि अश्विन के साथ। इसके बाद हनी सैनी को पिछले वाले मैच में प्रमोशन मिला था, विमल कुमार नंबर 4 पर जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर है। इसके बाद है बाबा इंद्रजीत, इसके बाद है मान बाफना, आकाश शर्मा, कार्तिक शर्मा, संदीप वारियर, डीटी चंद्रशेखर और वरुण चक्रवर्ती, जिसमें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह पर गणेश पेरिया स्वामी आए थे पिछले वाले मैच में इस प्लेइंग 11 के अंदर एज ए बॉलर। और बाकी इनका जो बेंच है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये इनके कुल 5 बॉलर जो पिछले 2 मैचेस में जिस ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं उसका डेटा आपके सामने है। और यहाँ पर देखेंगे ना तो 2-2 ओवर, 3 ओवर, 1 ओवर, 3 ओवर, क्योंकि जो सेकंड लास्ट मैच था ये टीम बुरी तरह से हारी थी तो वहां पर ज्यादा ओवर्स इनको करने पड़े नहीं थे। लेकिन पिछले मैच में इन्हीं 5 बॉलर ने पूरे 4-4 ओवर किए, जिसमें संदीप वारियर ने पावर प्ले में शुरुआत करी रवि अश्विन के साथ मिलकर के, और उसमें वरुण चक्रवर्ती ने भी पावर प्ले में ज्वाइन किया था। तो देखेंगे संदीप वारियर ने पहला, तीसरा, 16वां और 19वां ओवर किया, मतलब 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। रवि अश्विन ने भी 1 ओवर डेथ का, 1 मिडिल का, 2 ओवर पावर प्ले का किया। उसी तरह से वरुण चक्रवर्ती का, डीटी चंद्रशेखर का और गणेश पेरेसामी का भी आप देख सकते हैं कि किस ओवर
में आया और जहां पर इंडिकेशन लगा हुआ स्टार का ना, मतलब कि उस पर्टिकुलर ओवर में इनको विकेटें भी मिली थी। तो डेथ ओवर में गणेश पेरियास्वामी ने 2 विकेटें निकाल दी थी। ये चीज हमको यहां से देख करके पता चलती है। इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो टीएनपीएल के अंदर, मतलब तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन को छोड़ करके इस सीजन के पहले जो भी परफॉर्मेंसेस रही हैं टीएनपीएल के स्पेसिफिक, वो आप यहां पर देख सकते हैं पूरे करियर का डेटा टीएनपीएल के अंदर, जिसमें शिवम सिंह ने इस सीजन के शुरू होने के पहले 18 टीएनपीएल मैचेस में 720 रन बनाए थे, 45 का एवरेज था। पहली इनिंग के अंदर 59, सेकंड इनिंग के अंदर 37 का बैटिंग एवरेज। ठीक उसी तरह से बॉलर्स के भी डेटा को आप देख सकते हैं, जिसमें वरुण चक्रवर्ती या गणेशन पेरियास्वामी की बात कर लें तो 36 मैच में 48 विकेट ले चुके थे, यानी कि इन्होंने अपने आप को साबित कर रखा है ऑलरेडी। जिसमें स्ट्राइक रेट भी आप देख सकते हैं इनिंग के हिसाब से, मतलब कि पहली इनिंग में हर मैच में लगभग 17 गेंदें लगी है 1 विकेट निकालने में। सेकंड इनिंग में 16 गेंदें, 24 गेंदों का तो कोटा ही होता है, जिससे पता चलता है कि मिनिमम 1 विकेट तो निकालते हैं और हर तीसरे मैच में 2 विकेट, ये भी आप समझ सकते हैं। और आरके जैन इसके पहले डेब्यू नहीं किया था उन्होंने टीएनपीएल में, लेकिन एक डोमेस्टिक टी20 मैच में 19 रन बनाए, 3 विकेटें ले रखी हैं, ये भी यहां से आप जान सकते हैं। और इसको देखने के बाद जब आप रीसेंट फॉर्म पर जाएंगे, और ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 3 मैचेस ये टीम खेल चुकी है, 1 हारी है सेकंड वाला मैच, पहला और आखिरी मैच इस टीम ने जीता था स्कोर को चेज करते हुए। जब पहले बैटिंग करनी पड़ी थी तो मैच को यह टीम हार चुकी है, जो कि निश्चित रूप से पिच का कैरेक्टर भी हमको देखने को मिला है इस सीजन के अंदर काफी हद तक। और अभी तक के खेले गए मैचेस में शिवम सिंह ने जो तीनों मुकाबले खेले हैं, 2 बार तो 80 प्लस का स्कोर खड़ा किया और नॉट आउट रहे हैं, और 1 बार 30 रन की पारी खेली है, बॉलिंग भी करी है। उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो शानदार फॉर्म में है, तो इन्होंने काफी हद तक कैरी ऑन किया है अपने फॉर्म को और जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दी है। बाकी रवि अश्विन जिस लेवल के प्लेयर हैं और जिस लेवल की टी20 लीग है, यहाँ पर तो इनको आप निश्चित रूप से हटा ही नहीं सकते टीम से। जबरदस्त तरीके के परफॉर्मर हैं और परफॉर्मेंस करके भी इन्होंने दिया। हालांकि बॉलिंग करते हुए केवल पहले ही मैच में विकेट था, और ये भी पक्की बात है कि कप्तान है, उस कप्तान ग्रुप में टीम की तरफ से सबसे सेफ ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं हानी सैनी, जिनको खेले गए 3 मैचेस में तीनों बार बैटिंग आई है। पिछले मैच में नॉट आउट रहे थे, उसके पहले 2 मैच में नहीं चले थे। सेम यहाँ पर विमल कुमार की बात कर लें तो पिछले मैच में तो बैटिंग आई नहीं, इवन किसी के भी नहीं आई उसके अलावा, इन तीनों टॉप ऑर्डर बैटर्स के अलावा। लेकिन उसके पहले 6 और 28 रन की पारी, 1 और 13 रन की पारी, यहाँ पर 0 और बैटिंग नहीं आई है। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, यानी कि टॉप ऑर्डर ने ही ज्यादातर काम अभी तक इनका किया है। लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको कमजोर दिखाई पड़ेगा। हालांकि बाबा इंद्रजीत जैसा एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इस टीम के अंदर मौजूद है मिडिल ऑर्डर में, जिन्होंने पहले 2 मैचेस में तो परफॉर्म नहीं किया, और हालांकि 1 मैच में नॉट आउट भी रहते, तो इनके फॉर्म को आप वहां से जज मत करिए, क्योंकि उसके पहले के अगर आप नंबर्स देखेंगे ना तो काफी अच्छे फॉर्म में रहते हैं और है भी बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर। किसी भी मैच में आकर के सिंगल हैंडेडली ये मैच जिता सकते हैं, तो उस लेवल के प्लेयर हैं, उस कैलिबर के प्लेयर हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे 2 ऑप्शन बेसिकली, एक तो ये बाबा इंद्रजीत, एक है नारायण जगदीशन। दोनों ही काफी ऊंचे लेवल के प्लेयर हैं तमिलनाडु के, तो दोनों में से किसको लेना है ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल इनका मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें तो बाबा इंद्रजीत की वजह से यहाँ पर मजबूत हो जाता है। बाकी टॉप ऑर्डर पर रवि अश्विन और शिवम सिंह तो हैं ही। इसके बाद बात करें तो एम कार्तिक सरन हो गए, आकाश शर्मा हो गए, अभी तक इन्होंने कुछ खास करके दिखाया है नहीं। हाँ, बॉलिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो संदीप वैरियर और साथ ही साथ वरुण चक्रवर्ती जैसा 2 बड़ा नाम है, जिनको लेकर के कोई डाउट किसी के दिमाग में रहना भी नहीं चाहिए। संदीप वैरियर ने 3 मैच में 3 विकेटें चटकाई। हालांकि जब एक बार सेकेंड इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करनी पड़ी तो वहां पर विकेट नहीं मिला, बट जब पहली इनिंग में बॉलिंग करी है तो 2 विकेट और 1 विकेट के 2 परफॉर्मेंस दिए। जैसा पिच ने व्यवहार किया है वहां पर यह भी पता चलता है कि अगर सेकेंड इनिंग में कोई एक्सेप्शनल बॉलिंग ना हुई किसी इंडिविजुअल बॉलर के द्वारा ना, तो विकेट यहां पर मिलने वाला है भी नहीं सेकेंड इनिंग के अंदर। बाकी डीटी चंद्रशेखर ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया पहली इनिंग की बॉलिंग करते हुए। वरुण चक्रवर्ती को पहला विकेट मिला पिछले मैच में इस सीजन का, उसके पहले के 2 मैच में विकेट नहीं मिला था। गणेशन पेरियास्वामी ने अभी तक काफी शानदार बॉलिंग करी है, तीनों मैचेस में कुल टोटल 5 विकेटें चटकाई है। जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी है तो 2-2 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग की बॉलिंग करी है तो 1 विकेट है। तो ये इनके बॉलिंग ऑप्शंस है, जिसमें से अगर आप देखें तो संदीप वैरियर, वरुण चक्रवर्ती और गणेशन पेरियास्वामी ने ज्यादा अगर आप देखें कंसिस्टेंटली, एक तरह से वरुण चक्रवर्ती ने विकेटें जरूर नहीं निकाली हैं लेकिन प्रभाव छोड़ा है। पिछले मैच अभी 4 ओवर में 19 रन देकर के 1 विकेट लिया था, और डीटी चंद्रशेखर ने भी पिछले मैच में अच्छा काम किया। तो ये चारों के चारों बॉलर्स और साथ ही साथ ये दोनों ऊपर के बैटर, और अगर आप विकेट कीपिंग सेक्शन में किसको पिक करेंगे वो डिसाइड कर पा रहे हैं। तो इस टीम की तरफ से अगर बाबा इंद्रजीत को भी आप लेके जा रहे हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो अगर आप देखें तो 7 ऑप्शन तो यहीं से मिल जाते हैं। लेकिन एक मेरा सजेशन यहाँ पर हाईली सजेस्ट रहेगा कि या तो बाबा इंद्रजीत या तो नारायण जगदीशन में से किसी एक को रखिए, या तो दोनों को रख लीजिए। ये चीज आपको करनी पड़ेगी आज के इस मैच में, और वो
किस अब जैसे अगर आप बात करें इसी टीम की ना, जैसे हम चंडीगढ़ ड्रैगन्स की टीम की बात करें, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग इनकी आ जा रही है, तब तो वहां पर केवल वरुण चक्रवर्ती ही ज्यादा यूजफुल आपके लिए होंगे, या ज्यादा से ज्यादा गणेशन पेरेस्वामी या संदीप वारियर में से कोई एक। तो ये जो बॉलर आप अपना कम करेंगे ना इनकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान, तो उसका फायदा होगा कि आपके पास एक्स्ट्रा बैटर ऐड करने का मौका मिलेगा। तब आप बाबा इंद्रजीत को अपनी टीम में ऐड करिएगा, यानी कि पहली इनिंग की बैटिंग में ही बाबा इंद्रजीत को लेकर के जाना है, एक या दो बॉलर कम करके। ये सजेशन मेरा आज के इस मैच के लिए रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के भी आंकड़े देख लें कि जब भी ये टीम चेपॉक के खिलाफ खेलती है तो इनके प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं। तो शिवम सिंह के 3 मैच 85 रन 64 का हाईएस्ट स्कोर है। रवि अश्विन के नंबर जबरदस्त हैं। इसके साथ साथ हनी सैनी तो खेले नहीं, विमल कुमार के 3 मैच में 26 रन है। और वहीं पर बाबा इंद्रजीत के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही खराब है। 9 मैच में 117 रन 15 का एवरेज, जिसमें पहली इनिंग का 16, सेकंड इनिंग का 6। इसके साथ साथ बात करें तो मान बाफना, जो कि अब निश्चित रूप से स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में उतने इंपॉर्टेंट बनते नहीं, लेकिन बाकी प्लेयर खेले नहीं। संदीप वैदियर के 3 मैच में 4 विकेट है, उसमें से 3 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही है। उसमें डीटी चंद्रशेखर के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के 5 मैच में 9 विकेट हैं। गणेशन पेरियस्वामी के 3 मैच में 2 विकेट है, जो कि सेकंड इनिंग के दौरान आई है, जो कि बॉलिंग अभी तक पहली इनिंग में इन्होंने करने का मौका नहीं मिला है चेपॉक के खिलाफ। तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए तो एक शानदार ऑप्शन ये रहेंगे ही, ना सिर्फ ये बल्कि संदीप वैरियर भी। तो ये तो आपने हेड टू हेड के आंकड़े देखे, बाकी डिसीजन तो आपने ले रखा है पहले से ही कि किसको कब लेकर के जाना है। यहां से आपको थोड़ा सा वेरीफाई होंगी चीजें। और उसके बाद वेन्यू के भी नंबर्स अगर आप देखें तो इस मैदान पर गणेशन पेरियस्वामी के 9 मैच में 10 विकेट हैं। पहली इनिंग के अंदर भी सेकंड इनिंग के अंदर भी कामयाबियां हैं, लेकिन पहली इनिंग के अंदर स्ट्राइक रेट ज्यादा बेटर है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े थोड़े से यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ते हैं। 9 मैच में केवल 7 विकेट हैं। डीटी चंद्रशेखर के पिछले ही मैच में 2 विकेट आई है इसी मैदान पर। संदीप वैरियर के 8 मैच में 10 विकेट हैं यहाँ पर, जिसमें सेकंड इनिंग में इंटरेस्टिंगली सेकंड इनिंग में ज्यादा कामयाब हैं। तो किसी बॉलर को यहां से हमको पता चलता है कि अगर आपको इग्नोर करना है सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ना, तो वो एक नाम है गणेशन पेरियस्वामी का, और वो एक नाम है यहाँ पर डीटी चंद्रशेखर का। इन दोनों में से किसी भी एक को आप इग्नोर कर सकते हैं सेकंड इनिंग की स्पेसिफिक बॉलिंग में जब भी आप देखें, लेकिन बाकी बॉलर को इग्नोर आपको नहीं करना, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो चाहे संदीप वैरियर हो। और उसके बाद बैटिंग में इसी मैदान पर शिवम सिंह ने भी पिछले मैच में शानदार 80+ की इनिंग खेली। 6 मैच में 311 रन 78 का एवरेज है। बाकी रवि अश्विन के आंकड़े चाहे जैसे हो, आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। बैटिंग में जरूर यहाँ पर देखेंगे ना तो बाबा इंद्रजीत और साथ ही साथ विमल कुमार दिखाई पड़ते हैं। पहली इनिंग की बैटिंग है तो जरूर आप इन दोनों को पिक कर सकते हैं, किसी एक को बेसिकली। और उसमें भी यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दूंगा पहली इनिंग की बैटिंग में बाबा इंद्रजीत को। यहाँ पर इनका बैटिंग एवरेज ओवरऑल 22 का है, पहली इनिंग का 35 का, सेकंड इनिंग का केवल 9 का है। तो ये चीजें भी काफी हद तक वेरीफाई हो गई हैं यहाँ तक आते आते, जो चीजें मैंने पीछे डिस्कस करी थी। तो उम्मीद करूंगा कंफ्यूजन तो आपको दूर हो चुका है। लेकिन एक और चीज देख लीजिए कि जो बैटर्स है यहाँ पर चंडीगढ़ ड्रैगन्स की, उनकी क्या कमजोरियां हैं, किस तरीके की बॉलिंग पर वो दिक्कतें में आते हैं। उसमें शिवम सिंह की बात करें तो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। 38 गेंद पर 46 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। और सामने की टीम में एक लोकेश राज है जिनको पहली गेंद पर आउट कर चुके हैं, और एक अभिषेक तंवर है जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेट लिया था। और इस टीम के खिलाफ इनको शिवम सिंह को 10 गेंद पर 9 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं। तो सामने की टीम में कुछ थ्रेट्स हैं शिवम सिंह के खिलाफ। बाकी रवि अश्विन लेग स्पिन पर फंसते हैं, ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। प्रेम कुमार एक बार आउट कर चुके हैं, सिलाम रासन एक बार आउट कर चुके हैं इनको। बाकी हनी सैनी का कोई डेटा है नहीं। विमल कुमार भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर फंसते हैं, जो कि सामने की टीम में ऑप्शन है या नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। बाकी बाबा इंद्रजीत भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, लेग स्पिन पर मान बाफना भी फंसते हैं, इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। बाकी हम कार्तिक सरन का कोई डेटा नहीं मिलेगा। और अभिषेक तंवर ने बाबा इंद्रजीत को आउट जरूर किया एक बार, लेकिन आंकड़े वहां पर बाबा इंद्रजीत के फेवर में जाते हैं। तो ये जो प्लेयर बैटल के आंकड़े आपने देखे यहाँ पर चंडीगढ़ ड्रैगन्स के प्लेयर्स का ना, वहां से ये भी पता चलता है कि तो लेग स्पिन बॉलिंग, ऑफ स्पिन बॉलर और काफी हद तक लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी, जिसमें अभिषेक तंवर भी आ जाते हैं एक राइट आर्म मीडियम पेसर ग्रुप में। ये सारे बॉलर्स हैं जो उनको परेशान करते हैं। तो ऐसा बॉलर के सामने की टीम में है तो डेफिनेट तौर पर अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तो हैं स्वप्निल सिंह के रूप में। एन सुनील कृष्ण एक ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन ये बॉलिंग करते नहीं। इवन बाबा पराजित भी अभी तक बॉलिंग करते ज्यादा दिखाई नहीं पड़े। पिछले दोनों मैच में देखें तो बॉलिंग करा ही नहीं है। लेकिन मोकित हरिहरन है जिनके ये भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये भी अभी तक कहीं पर अगर आप डेटा में देखेंगे तो बॉलिंग करते दिखाई पड़े नहीं है अभी तक। और एक्चुअली इनकी तरफ से जिसने बॉलिंग करी है वो है अभिषेक तंवर, जिन्होंने पिछले मैच भी 4 ओवर किया, उसके पहले वाले मैच भी 4 ओवर किया। 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करते हैं। पिछले मैच पूरे 4 विकेट लेकर के गए, जिसमें 18वें ओवर में 1 विकेट था, 20वें ओवर में 2 विकेट था। और उसके पहले वाले मैच भी 3 विकेट लेकर के गए, और उसमें डेथ ओवर में वहां पर भी 2 विकेटें निकाली थी 19वें ओवर में। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सिलाम रासन है जो पूरे 4-4 ओवर कर रहे हैं। प्रेम कुमार है जो पिछले दोनों मैच में 4-4 ओवर करते दिखाई पड़े। और ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रेम कुमार जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और तगड़े डिफरेंशियल ऑप्शन है, जो पिछले मैच भी 2 विकेट लेकर के गए थे, और उसके पहले वाले मैच भी 1 विकेट लेकर के गए थे। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये पूरे 4 ओवर करते हैं। अब चूंकि सिलाम बरासन, प्रेम कुमार और अभिषेक तंवर मिलकर के 12 ओवर कर दे रहे हैं ना, तो बचे 8 ही ओवर। तो उसके बाद इनके पास ऑप्शन है स्वप्निल सिंह का, लोकेश राज का और विजय शंकर। विजय शंकर भी पिछले मैच में 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे। और विजय शंकर का एक्चुअली गेम ऐसा है
कि वो बॉलिंग करेंगे। दूसरे ओवर तक अगर वो विकेट ले गए तब तो निश्चित रूप से कंटिन्यू करते हैं, वरना उसके बाद बॉलिंग इनकी आएगी नहीं। और अगर विजय शंकर की बॉलिंग नहीं आएगी तो स्वप्निल सिंह के ओवर्स वहां पर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिसमें अभिषेक तंवर, शिलाम रासम, प्रेम कुमार तो मस्ट पिक हैं, मस्ट हैव हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में। लेकिन वहीं पर स्वप्निल सिंह में से और विजय शंकर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो पहली इनिंग की अगर बॉलिंग है तो अभिषेक तंवर, शिलाम रासम, प्रेम कुमार और विजय शंकर तो आपके टीम में रहेंगे ही, तब स्वप्निल सिंह को भी रखिएगा, क्योंकि तब वहां पर सेकेंड इनिंग की बैटिंग तो आने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, लेकिन बॉलिंग की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाकी बेंच यहां पर आप देख सकते हैं, बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर जिसमें नारायण जगदीशन भी दिखाई पड़ेंगे, जो अब आ रहे हैं नंबर 4 पर। बाकी करियर के आंकड़े आप यहां पर देख सकते हैं टीएनपीएल के। और उसके बाद रिसेंट फॉर्म देखने आया तो अभी तक के तीनों मैचेस ये टीम जीती है, चाहे पहले बैटिंग करनी पड़ी हो चाहे सेकंड बैटिंग। जिसमें आसिक जो इनके एक ओपनर हैं, के आसिक, अभी तक के खेले गए 3 मैच 35, 54 और 2 रन के 3 बढ़िया पारियां खेल चुके हैं, जिसमें पहले लास्ट के 2 मैचेस तो काफी अच्छे गए हैं। इसके बाद मोकित हरिहरन ने पहले मैच में और लास्ट वाले मैच में ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। बाबा पराजित तो अभी तक के तीनों मैच में शानदार दिखाई पड़े, पहले मैच में बॉलिंग भी करी थी, विकेट हालांकि नहीं मिला था। विजय शंकर ये तो स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं, निश्चित रूप से आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाहे वो रवि अश्विन हो, चाहे वो शिवम सिंह हो, चाहे वे बाबा अपराजित हो, चाहे विजय शंकर हो। ये 4 तो ऐसे प्लेयर है जिनको आंख मूंद करके टीम में आपको रखना है। और उसमें भी शिवम सिंह को अगर छोड़ दो तो बाकी के 3 प्लेयर तो पक्के तौर पर। बाकी नारायण जगदीशन के 13 रन की एकमात्र पारी है अभी तक, उसके अलावा बैटिंग इनकी आई नहीं है। और इसी वजह से आपको मैं कह भी रहा था कि जो सेकंड इनिंग की बैटिंग है ना, तो उसमें चाहे जगदीशन हो चाहे वो सामने वाली टीम में बाबा इंद्रजीत हो, दोनों में से किसी एक को रखना है, जिसकी भी पहली इनिंग की बैटिंग हो। वही चीज आपको नारायण जगदीशन के साथ भी करनी है। इसके साथ साथ बात करें तो एन सुनील कृष्णा की बैटिंग तो आई नहीं। स्वप्निल सिंह ने बीच में एक मैच बहुत ही शानदार खेला, 45 रन बनाए, 2 विकेट भी ली। बैटिंग उसमें पहली इनिंग की थी, बॉलिंग सेकंड इनिंग की थी। लेकिन जब पहली इनिंग की 2 बार इनकी बॉलिंग आई है तो वहां पर एक तो बॉलिंग भी ज्यादा करने का मौका नहीं मिला है और विकेट भी नहीं ले पाए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज दिखाई पड़ती है ना, कि जो पीछे हमने चीजें समझी, उसके अलावा एक चीज और यहाँ पर जो समझ में आती है कि अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो ये ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पहली इनिंग की बैटिंग आ जाती है, पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान इनका बैटिंग आने का चांस काफी बढ़ जाता है, तो ये रन भी बना करके देते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। बाकी अभिषेक तंवर ने अभी तक के खेले गए 3 मैचेस में 9 विकेटें चटकाई हैं। शिलाम रासन ने अभी तक 2 मैचेस में 3 विकेटें चटकाई हैं। उसके बाद लोकेश राज को तो ओवर्स भी कम मिल रहे हैं, 2-2 ओवर। बाकी प्रेम कुमार 4-4 ओवर पूरे कर रहे हैं, अभी तक के खेले गए 3 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं। तो ये तीनों बॉलर तो पक्के तौर पर विजय शंकर, बाबा पराजित और आसिक के में से कोई 2, खास करके बाबा पराजित और विजय शंकर तो 100% टीम में आएंगे। तो इसको लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। स्वप्निल सिंह को सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, नारायण जगदीशन को पहली इनिंग की बैटिंग में, और के आसिक को अगर आप रिस्क लेकर के खेलना चाहते हैं थोड़ा सा, हालांकि ज्यादातर लोगों की टीम में होंगे तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि के आसिक को मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा सेकंड इनिंग की बैटिंग में। इसके बाद हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो वहां पर के आसिक तो खेले नहीं है, लेकिन मोकित हरिहरन खेले 6 मैच 81 रन 52 का ये हाईएस्ट स्कोर आया एक बार इनका इस टीम के खिलाफ। और उसके बाद बाबा पराजित के 7 मैच 127 रन 18 के एवरेज 2 विकेट, जो कि ये एक इंडिकेट तो कर देता है कि उनको कप्तान है, बस कप्तान तो आपको नहीं बनाना है। इसके बाद विजय शंकर, इनके 3 मैच में 64 रन है, 1 विकेट है, नंबर इनके भी थोड़े से एवरेज है। बाकी नारायण जगदीशन के 6 मैच में 230 रन है, 46 का एवरेज है, हालांकि तभी ओपन करते थे। इसके बाद बात करें तो सुनील कृष्णा खेले नहीं है, स्वप्निल सिंह के एक ही मैच है, 11 रन, कोई विकेट नहीं है। अभिषेक तंवर के 8 मैच 110 रन है और साथ ही साथ 10 विकेटें भी हैं। बाकी शिलाम रासन के 8 मैच 12 विकेटें हैं और उसके बाद बाकी तीनों बॉलर खेले नहीं है। इसमें आर औसिक श्रीनिवासन जो इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, ये परफॉर्म इस टीम के खिलाफ कर चुके हैं और 11 विकेटें ले चुके हैं और निश्चित रूप से एक परफॉर्मर के तौर पर दिखाई पड़े हैं। लेकिन उसी में वेन्यू पर आकर के स्टैट्स देखें तो इस मैदान पर खेले गए मैच में तो आसिक ने भी पिछले ही वाले मैच में 35 रन की पारी खेली। इसके बाद मोकित हरिहरन के नंबर्स यहाँ पर बहुत खराब है, लेकिन ये जो 52 का हाईएस्ट स्कोर है ना इसी मैदान पर, वो इनका इसी सेम टीम के खिलाफ आया जिसके खिलाफ आज के मैच खेलेंगे। वो चीज आपने पीछे हेड टू हेड के आंकड़े में देखी भी। तो 52 का स्कोर इसी मैदान पर ये खड़ा कर चुके हैं डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ। तो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल पिक बन जाते हैं निश्चित तौर पर। बाकी बाबा पराजित के आंकड़े इस मैदान पर धमाकेदार हैं, कोई डाउट नहीं है। विजय शंकर को लेकर के कोई डाउट नहीं है और इवन नारायण जगदीशन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो कोई डाउट है नहीं, वो भी चीज क्लियर हो चुकी है हमारी। स्वप्निल सिंह को आपको मैं बता चुका हूं कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग और पहली इनिंग की बैटिंग है तो पिक करना ही करना है। इसके बाद बात करें अभिषेक तंवर के तो उनको भी लेकर के कोई डाउट नहीं, नंबर्स भी जबरदस्त हैं। शिलाम रासन के 5 मैच में 6 विकेटें हैं, लोकेश राज के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, प्रेम कुमार के 1 मैच में 2 विकेट है। तो ये चीज तो तय हो चुकी है कि कौन से बॉलर कितने इंपॉर्टेंट हैं, किस इनिंग में बॉलर्स को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको बैटिंग के हिसाब से किसी स्पेसिफिक इनिंग में आपको लेकर के जाना है और कौन से प्लेयर पक्के तौर पर आपकी टीम में आएंगे ही, जिसमें कप्तान है, बस कप्तान के कौन से ऑप्शंस होंगे वो भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक और चीज देख लीजिए इस टीम की तरफ से भी कि इनके बैटर्स को किस में दिक्कत होती है, जिसमें मोकित हरिहरन ऑफ
स्पिन पर 5 बार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंस चुके हैं। और क्या ऐसा बॉलर सामने की टीम में है, वो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आसिक का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। बाकी विजय शंकर, रवि अश्विन और वरुण चक्रवर्ती फिर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाबा अपराजित भी वरुण चक्रवर्ती पर 2 बार आउट हुए हैं, संदीप वैरियर पर 2 बार आउट हुए हैं, डीटी चंद्रशेखर पर 1 बार आउट हुए हैं। ओवरऑल इनको लेग स्पिन बॉलिंग थोड़ी सी परेशान करती है, जो कि है नहीं एक्चुअली किसी टीम के पास। कह सकते हैं कि सामने की टीम में वरुण चक्रवर्ती हैं। बाकी नारायण जगदीशन, पेरियास्वामी, वरुण चक्रवर्ती और डीटी चंद्रशेखर पर आउट हुए सस्ते में। अभिषेक तंवर के आंकड़े आप देख सकते हैं जो थोड़ा सा ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, जिसमें से 2 बार तो रवि अश्विन ने इनको आउट कर रखा है। बाकी अर्जुन मूर्ति के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और इस सब कुछ देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग है। परफॉर्मेंस के बेसिस पर अभी तक चेपॉक सुपर गिल्स की टीम ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोनों टीमों के हेड टू हेड के स्टैट्स अगर आपने देखे होंगे ना, प्लेयर्स के सारे स्टैट्स, तो वहां पर डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम थोड़ी सी बेहतर दिखाई पड़ती है। लेकिन टॉस वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगा आज की इस मैच में, जिसको आपको मैंने पिच रिपोर्ट में समझाई दिया डिटेल में। तो उसके हिसाब से ही तय हो पाएगा कि कौन सा टीम फेवरेट है टॉस के बाद। बाकी कॉमन कप्तान है बस कप्तान के यही 2 सबसे शानदार ऑप्शन होंगे, जो कि सभी की टीम के कप्तान है बस कप्तान होंगे, जिसमें मेरे हिसाब से बाबा अपराजित भी एक अच्छे नाम है। इसके साथ साथ शिवम सिंह तो हैं ही, और अभिषेक तंवर भी एक जबरदस्त ऑप्शन डिफरेंशियल बन सकते हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग की अलग अलग टीमों में। बाकी फाइनल टीम क्या बनेगी उस पर अभी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहने दीजिए। जो आपको मैंने चीजें समझाई उसके बेसिस पर अपनी टीम आप खुद से अभी के लिए बना लीजिए। मैं अपनी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।